गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है भारत में राष्ट्रवाद यानी कि द नेशनलिज्म इन इंडिया। मेरा नाम है अभिनय शर्मा और आज हम इस चैप्टर को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरे चैप्टर को हम मैप के माध्यम से देखेंगे, हर टॉपिक को बेहतरीन से समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि बोर्ड में हमसे कहीं गलती न हो जाए। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज थोड़ा दिन के समय में वीडियो शूट कर रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ी आउटर आवाज़ें आपके पास आ जाएं, लेकिन उनसे डिस्ट्रैक्ट न होकर आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर इस चैप्टर पर ध्यान लगाना होगा। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन के अंदर, तो हम उस टॉपिक को कुछ इस प्रकार लिखे हैं, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। हम पहले ही देख चुके हैं अध्याय 1 में कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया था। लोगों के अंदर एक जागरूकता आई थी, टैक्स को लेकर, आवागमन को लेकर, अपनी धरती के प्रति प्रेम जागा था, राष्ट्रभक्ति जागी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए, आपका वो भी कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार अपने देश के अंदर भी हमने देखा कि 1857 के अंदर एक क्रांति हुई, युद्ध हुआ, जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे वगैरह वगैरह लोगों ने उसमें जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में चलते चलते 1920 तक आते आते अपने देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो नेशनलिज्म था वो चरम पर पहुंच गया। राष्ट्रवाद शब्द से आप समझते होंगे राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसी भावनाएं अपने अंदर से ही हृदय में जागृत होती हैं जिसके माध्यम से हमें अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम आ जाता है। इसी को तुम राष्ट्रवाद कहते हैं। हम आगे ये भी देखेंगे कैसे चंपारण में, उसके बाद खेड़ा में और उसके बाद अहमदाबाद में गांधी जी ने आंदोलन किया था। आगे देखेंगे इस मैप के माध्यम से। पहला जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। गांधी जी के आगमन से पहले हम विश्व युद्ध, जो पहला विश्व युद्ध है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। हुआ क्या था कि 1914 के अंदर, जब हम कह सकते हैं विश्व युद्ध किसका परिणाम था, बाल्कन एरियाज में जब युद्ध हो रहा था तब उसका विश्व युद्ध पर परिणाम था। तो क्या हुआ था 1940 के अंदर जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, चलते चलते 1918-1919 तक विश्व युद्ध आया। जब कहीं हमें युद्ध करना होता तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर हथियार, दवाइयाँ, कपड़े, जूते और लोहे के सामान, मन माने बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ हमें युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। उस समय आपको मालूम है कि ब्रिटेन ने अच्छी खासी मात्रा में युद्ध में हिस्सा लिया था और ब्रिटेन का राज्य कहाँ था, इंडिया के ऊपर। जब इंडिया के ऊपर राज्य था तो उसका ये कायदा बन रहा था, अपनी खर्चे की भरपाई भी यहीं से करता था और खर्चे की भरपाई करने के लिए टैक्स को बढ़ा दिया गया। ऐसा बताते हैं कि टैक्स बढ़ने से चीज़ें भी महंगी हो गई। तो 1913 से लेकर 1918 तक चीज़ें कितनी महंगी हो गई, दोगुनी महंगी हो गई, जिससे कि आम आदमी बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। आम आदमी ने जो सामान्य वस्तुएं थी, थोड़ी थोड़ी, मतलब हम कह सकते दैनिक जिंदगी की जो वस्तुएं थी, उनको भी जो खरीदना था वो भी मुश्किल हो गया। ये जो चित्र लगे हैं, ये दो भाइयों के नाम हैं, अली बंधु हैं ये, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे। ये खिलाफत आंदोलन से संबंध रखते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पहला विश्व युद्ध को क्लियर कर लेते हैं। पहला विश्व युद्ध में टैक्स बढ़ा, खर्चा बढ़ा, तो फिर क्या हुआ, लोगों को समस्याएं पैदा हुई। इसके अलावा जो गांव का इलाका था, विलेजर एरिया था, रूरल एरिया था, वहां पर क्या था, सैनिकों को जबरन भर्ती किया गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पैड सही से लिख के लिखता हूं, सैनिकों को जबरन भर्ती किया गया। जबरन भर्ती, इससे क्या हुआ, जो गांव के किसान थे, मजदूर लोग थे, उनके अंदर एक भारी असंतोष पैदा हो गया। फिर क्या था, कुछ राष्ट्रवादी जो नेता थे, कांग्रेस के कुछ लीडर थे, हालांकि 1915 के अंदर महात्मा गांधी आ चुके थे, वो कई प्रकार के आंदोलनों को आग दे रहे थे, आंदोलनों को इग्नाइट कर रहे थे। तो क्या हुआ था, जो नेता थे उन्होंने फायदा उठाया और क्या किया, आंदोलन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास किया। किसका, स्वतंत्रता का आंदोलन। इसके अलावा लोगों को यह उम्मीद थी कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हमें क्या होगा,
हमें थोड़ी शांति मिल जाएगी और जो चीज़ें महंगी हुई हैं वो सस्ती हो जाएंगी, टैक्स कम हो जाएगा, हमारे सैनिकों को भर्ती नहीं किया जाएगा। ऐसा मानते हैं कि उस समय हमारे लगभग 70,000 के समथिंग सैनिकों को, मतलब हम कह सकते शहीद हो गए थे पहले विश्व युद्ध के अंदर। 70,000 के लगभग सैनिक हमारे शहीद हुए थे, ऐसा आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा एक और समस्या खड़ी हुई, इसी के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं। 1918, 1919 और 1920 के अंदर फसल ज़्यादातर खराब हो गई। इसके अलावा महामारी आई, यहाँ पर लिखने ना महामारी आई। तो ऐसा बताते हैं कि 1921 की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर बंगाल के अंदर लगभग 100 लाख से ऊपर, 100 से लेकर 120 लाख लोग मारे गए थे। आज भी गांवों में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, अगर उनसे किसी का परिचय हो तो आप उनसे पता करना, वो भी बताएंगे कि उनके परदादा उनके बताया करते थे कि पहले एक ऐसी महामारी आई थी कि लोग जब तक 5-6 लोगों को नदी में डाल के आया करते थे तब तक 5-6 लोग और टपक जाया करते थे। तो वो 1921 की महामारी ने भी हमारा जो पहला आंदोलन था उस पर बहुत बड़ा असर डाला, हम ये कह सकते हैं। तो पहला विश्व युद्ध में क्या हुआ, लोगों को जबरन भर्ती किया गया, टैक्स बढ़ाया गया और वो समय बहुत खराब था, फसल खराब हो गई थी। और 1921 में एक दुर्भिक्ष महामारी भी आई और भूख की वजह से, सूखे की वजह से लोग कितने मारे गए, जनगणना के अनुसार 100 से लेकर 120 लाख लोग, इतने लोग मारे गए। ये टॉपिक यहां क्लियर होता पहला विश्व युद्ध का। अब होता है सत्याग्रह क्या था और इसकी शुरुआत क्यों की गई और सत्याग्रह की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो हमें यह जान लेने की जरूरत है कि सत्याग्रह, अगर सत्याग्रह की बात करते हैं तो सत्याग्रह कौन लेके आया, गांधी जी। और सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। उनका कहना यह था कि हम सत्य के रास्ते पर चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, बिना किसी को नुकसान किए हुए हम अपनी आज़ादी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दरअसल हुआ क्या था कि गांधी जी 1915 में जब भारत आए उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ये जो आपको फोटो मैंने लगाया हुआ है दक्षिण अफ्रीका का फोटो है, ये गांधी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं बिल्कुल मिडल में। वहां पर क्या था, दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी भारत की जैसी स्थिति थी। वहां पर जो काले लोग थे और गोरे लोग जो अंग्रेज थे उनके साथ भेदभाव किया करते थे। आपको भी मालूम होगा नस्ल भेदी, वहां पर नस्ल भेद बहुत ज्यादा था। वहां पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता था, अस्पतालों में रोका जाता था। और तो और जो उसकी जो कॉमन ट्रेनें होती थी उसमें गोरों का अलग डब्बा होता था और कालों का अलग डब्बा होता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने, गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे वहां पर आंदोलन किए और आंदोलन किए तो उनके साथ बहुत बड़ा जन समर्थन इकट्ठा हुआ। उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही किया था और वे बहुत हद तक सफल भी हुए थे। जब महात्मा गांधी भारत में 1915 में वापस आए, कब आए, यहाँ पर लिख लेना डेट, 1915 के अंदर भारत वापस आए। उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति तो दक्षिण अफ्रीका से भी बदतर है। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि हम सत्य के रास्ते पर चलते हुए सरकार को डिफीट कर सकते हैं, सरकार को हरा सकते हैं। किसको, अंग्रेज सरकार को। तो पहली बार वो सबसे पहले 1916 के अंदर चंपारण, देखिए ये जो हमने इलाका, रेड पेन लेता हूं मैं, एक मिनट, रेड पेन, जो चंपारण का इलाका, ये वाला इलाका है, यहां पर जाकर चंपारण के अंदर 1916 में क्या किया, आंदोलन किया। यहां पर क्या था, चंपारण के अंदर कुछ किसान थे, उनको, कुछ किसान का मतलब मैक्सिमम किसानों को एक अनुबंध के तहत कुछ जमीन पर उनको हमेशा नील ही करना होती थी। नील को टैक्स के रूप में भी देते थे, जबकि वो नहीं चाहते थे कि हम नील करें, कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा नील सारे के सारे पोषक तत्व उनकी जमीन से खींच लेता था। 1916 के अंदर चंपारण में वो गए, किसानों की समस्याएं सुनी और वहाँ की जो स्थानीय सरकार से उससे डटकर मुकाबला किया। यहाँ पर उन्होंने सफलता पाई और इनसे जो अतिरिक्त टैक्स लिया गया था उसको इन्होंने वापस भी दिलवाया। इसके बाद ये यहाँ आते हैं 1917 के अंदर, खेड़ा के अंदर, यहाँ पर लिख लेना आप 1917, गुजरात में एक खेड़ा जिला है। यहाँ पर जो किसान थे, यहाँ पर भी एक तरह से महामारी आई हुई थी। किसान टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनसे फिर भी टैक्स जबरन खरीद लिया जा रहा था। तो यहाँ पर आए और किसानों के साथ खड़े हुए और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
इससे क्या हुआ, इनकी पूरी देश के अंदर एक छवि गई कि एक महात्मा आया है जो दुबला पतला बिल्कुल हमारी तरह सामान्य है, उसके पास तो एक अजीब शक्ति है, उसके पास एक अलग ताकत है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक सद्मार्ग दे सकता है, एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद ये खेड़ा के पास एक गुजरात के अंदर ही अहमदाबाद जिला है, यहाँ पर कुछ सूती कपड़ा की मिलों में मजदूर काम करते थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, वो भी यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे, तो इन्होंने जाकर उनको समर्थन दिया और यहाँ पे भी सत्याग्रह चलाया। इसलिए सत्याग्रह आंदोलन आपको शायद समझ में आया होगा, सत्याग्रह आंदोलन क्या था और कैसे चलाया। ये टॉपिक, इस टॉपिक में सिर्फ इतना और इतना दिया हुआ, मैं आपकी क्लास 10th की बुक से ही आपको पढ़ाता हूँ। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा रॉलेट एक्ट। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट था क्या। दरअसल रॉलेट एक्ट और कुछ नहीं, रॉलेट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत बिना किसी की मतलब जैसे कोई नेता है, मान लीजिए हम सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, कोई नेता है और वो क्या कर रहा है, सत्याग्रह का संग दे रहा है, किसी प्रकार का आंदोलन चलाने का प्रयास कर रहा है, और सरकार के किसी अधिकारी को ऐसा लगता है कि ये देश के अंदर अराजकता फैला रहा है, यानी कि आंदोलन भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बिना किसी कार्रवाई के, बिना कोर्ट में पेशी के उसको 2 साल तक क्या हो सकती थी, जेल हो सकती थी। समझ में आया? किसी को भी 2 साल की जेल हो सकती, बिना किसी की कार्रवाई के, बिना किसी कोर्ट में पेशी के उसको 2 साल तक जेल हो सकती थी। जब ऐसा सुना तो महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया और पूरे देश के अंदर हर नेता ने यह आह्वान किया कि हम इनके खिलाफ हड़ताल करेंगे, और ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि 6 अप्रैल 1919 को 1919 को हम क्या करेंगे, हड़ताल शुरू करेंगे। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि उस समय क्या था, क्या चल रहा था, सत्याग्रह चरम पर चल रहा था, और सत्याग्रह के साथ गांधी जी के साथ लाखों लोग, हजारों लोग साथ जुड़ रहे थे। तो क्या हुआ, सत्याग्रही जो थे वो आज भी साथ साथ लौट रहे थे। रॉलेट एक्ट के अंदर हमने क्या देखा कि 2 साल की जेल, तो 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होनी थी और हड़ताल शुरू कर दी गई, जिसके अंदर रेलवे, इसके अलावा पोस्ट मास्टर, जितनी भी हम कह सकते स्कूल थे और बैंकें थीं, जो कुछ भी था वहाँ पर लोग हड़ताल पर जाने लगे। जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं थी वे ध्वस्त होने लगी, एकदम टूटने लगी। लोग जुलूस निकालने लगे कि अपना रॉलेट एक्ट है जो वापस लीजिए आप। रॉलेट एक्ट किसी भी तरह से भारत को फायदेमंद नहीं हुआ। अब इस मैप के माध्यम से हम कुछ बताएंगे आपको बाद में, पहले थोड़ा प्रस्तावना समझने की कोशिश करिए। रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग जब जुलूस निकालने लगे तो एक दिन था 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919 को क्या था, पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर गोलियां चला दी। अमृतसर के अंदर पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद ये खबर न फैल पाई। फैलने से पहले क्या हुआ, लोगों के अंदर फैलने से पहले क्या हुआ, जब ये वाली मतलब घटना हुई तो लोगों के अंदर एक जहन में आग सी निकली, लोगों ने रिवेंज लेने का प्रयास किया। तो सरकार ने आनंद फानन में मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। अब आज की तरह उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, उस समय समाचार पत्र हुआ करते थे, और भी हर व्यक्ति को ये समाचार भी नहीं होता था, लोग जानते भी नहीं थे मार्शल लॉ होता क्या है। तो क्या हुआ, 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला लगा था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। हम खासकर कहते हैं बैसाखी के मेला के लिए जलियांवाला बाग, आपने हत्याकांड सुना होगा, कहाँ पर, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग, अमृतसर के पास में ही बहुत सारे लोग बैसाखी के मेला के लिए, हजारों लोग, देखिए यहाँ पर ये बनाया हुआ चित्र एक है, यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा हुए अपना क्या है, त्योहार मनाने के लिए। लेकिन उनको ऐसा नहीं मालूम था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया, और ना ही वो किसी प्रकार का जुलूस कर रहे थे, ना ही आंदोलन को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। जब मार्शल लॉ लगाया गया तो उस समय यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसका नाम था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर, आप याद रखना, जनरल ओ डायर ने कमान संभाल ली, और उसने क्या किया, मौके का फायदा उठाकर, जब उसको मालूम था हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और यहाँ पर क्या हुआ, मार्शल लॉ लगाया हुआ, उसको मालूम होने के बावजूद भी उसने जाकर
एक जो गेट था उसके अंदर जहाँ निकलने वाला रास्ता था, वहाँ पर जाकर शांतिपूर्ण जुलूस पर ताबड़तोड़ पुलिस से गोलियां बरसवाई। इसमें हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे बच्चे मारे गए, बहुत सारी स्त्रियां मारी गईं। आपको कभी मौका मिले तो उधम मूवी देखना, उसके अंदर इतना विभत्स दृश्य दिखाया गया है। विकी कौशल ने उसमें एक्टिंग करी है। तो फिर क्या हुआ, जनरल ओडायर को जब बाद में किसी ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया था, तो जनरल ओडायर ने कहा कि मैंने लोगों के जहन में एक डर भरने के लिए ऐसा किया था। जो सत्याग्रही थे, जो रॉलेट एक्ट को सत्याग्रह कर रहे थे, रॉलेट एक्ट वाला, उनको मैंने डराने के लिए, उनके जहन में एक डर भरने के लिए इन पर गोलियां चलवाई थी, और कोई कारण उसका नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, जो अधिकारी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सत्याग्रहियों को दबाने का कोशिश किया, बहुत दमन किया। जितने भी सत्याग्रही नेता थे उनको नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत सारे आपको चित्र ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कोई भी लोग, अगर व्यक्ति बाहर आपको देखने को मिला तो उसको क्या नाक रगड़ते हुए चलते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे गांवों पर बमबारी की गई, हजारों लोग मारे गए। गांधी जी ने उस समय की जो परिस्थिति थी उसको आंका, पड़ताल की, और गांधी जी को लगा कि सरकार कुछ ज़्यादा ही दमन कर रही है, हमारे लोगों को ज़्यादा मार रही है। इस प्रकार की हिंसा देखते हुए गांधी जी ने अपना जो रॉलेट सत्याग्रह था उसको वापस ले लिया। गांधी जी को ऐसा लगा, मैं आपको कहानी के माध्यम से ही बता रहा हूँ, आपको जो लिखना है इंपोर्टेंट उसको लिख लेना। यहाँ पर देखिए, अमृतसर के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आपको मैप के अंदर आपको ये याद रखना, क्योंकि अब तो आपका लिखित एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, हो सकता है मैप के अंदर आपको पूछा जाए। चौरी चौरा वाला यहाँ पर है, आपको याद रखना है। यहाँ पर इसको हम आगे बताएंगे, यहाँ पे भी कांड हुआ है। फिर क्या हुआ, मैं कहाँ पहुँच गया था, हाँ, इनको वापस ले लिया। फिर गांधी जी को ऐसा लगा कि आज भी हमारा जो आंदोलन जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं है। रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, दुनिया का बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी ये शहरों तक ही सीमित था, कस्बों तक ही सीमित था। गांव इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे। जबकि अगर हमें आंदोलन किसी को जीतना है तो क्या हमें करना चाहिए, एक एक व्यक्ति को आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो गांधी जी को लगा मेरे को कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढना चाहिए जिससे कि पूरा देश एकत्रित हो जाए, हिंदू मुसलमान इकट्ठा हो जाए। उस समय एक आंदोलन चलता था 1919 के अंदर, खिलाफत आंदोलन पूरी दुनिया के अंदर चल रहा था। क्या? खिलाफत। दरअसल हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय, तुर्की ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य था उसमें। तो उनके जो ओटोमन राजा थे उन पर भारी प्रतिबंध लगाया गया था। जबकि जो इस्लामिक लोग हैं, मतलब मुस्लिम लोग, उनका जो खलीफा है वो तुर्की का महाराज, मतलब सम्राट था उस समय। तुर्की का सम्राट उनका खलीफा था, मतलब हम कह सकते हैं एक आध्यात्मिक नेता था, उनके धर्म का नेता था। और जब उस पर भारी प्रतिबंध लगाए गए तो पूरा मुसलमान, चाहे वो ईरान ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे वो इंडिया का हिस्सा था, या अफगानिस्तान ले लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लोग थे। ऐसा मौका का फायदा उठाया और गांधी जी दो भाइयों से मिल लिए जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो भाई है, इन्होंने स्वतंत्रता के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इनसे जाकर मिल लिए। ये मुंबई के अंदर अपनी, मतलब हम कह सकते हैं एक संगठन बना रहे थे खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए। तो ये एक अच्छा मौका मिला गांधी जी को। इन्होंने इससे क्या, मुस्लिम और हिंदू एक साथ आ गए। और कांग्रेस को भी उन्होंने सितंबर 1920 में उनको तैयार कर लिया कि हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं, इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों होंगे। इससे क्या है, जो मतलब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें इनको तैयार कर लिया। फिर आगे अब आता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको हम देखेंगे। असहयोग खिलाफत, इसका पूरा नाम होगा हमारा असहयोग और खिलाफत। अब असहयोग नाम सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर देखेंगे कितनी बड़ी शक्ति को समाहित किया हुआ था। जब शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई गांधी जी से मिल जाते हैं, तो गांधी जी, शौकत अली और मोहम्मद अली पूरे देश के अंदर चक्कर लगाते हैं अपनी असहयोग खिलाफत को समर्थन जुटाने के लिए। गर्मियों 1920 की गर्मियों में हम कह सकते हैं, गर्मियों में किसी 1920 की गर्मियों में पूरे देश के अंदर यात्राएं करते हैं और लोगों का समर्थन जुटाते घूमते हैं। फिर
सोचने वाली बात यह है कि असहयोग ही क्यों था। तो गांधी जी, मैंने क्या बता दिया, एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे। यहां पर किसी प्रकार का, हम कह सकते हैं, फ्रांस या फिर जर्मनी की तरह दंगा नहीं था और यहां संभव भी नहीं था। गांधी जी ने क्या किया, जब लोगों ने पूछा कि आप असहयोग ही क्यों उचित समझते हैं, तो गांधी जी का एक शांतिपूर्ण जवाब ये था कि जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी भी देश के अंदर कोई भी तंत्र चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, या कोई राजा है, किसी का सत्ता स्थापित है, तो किसकी वजह से? जनता की वजह से। अगर जनता उसको टैक्स नहीं देगी, क्या वो चला पाएगा? अगर जनता कपड़े नहीं खरीदती अगर अंग्रेजों की, तो चला पाती? यानी कि हमारा अगर सहयोग हर तरह से खत्म हो जाता। देखिए क्या था, इंडिया के अंदर बहुत सारे अंग्रेज तो थे नहीं, यहीं के लोगों पर वो अपने दिमाग से शासन कर रहे थे। गांधी जी ने यह समझाने का प्रयास किया कि अगर आज हमारे बंदे पुलिस में नहीं जाएंगे तो क्या वो अपना शासन चला पाएंगे? क्या आज हमारे वकील जो अगर कोर्ट में नहीं लड़ेंगे तो बताओ अंग्रेज क्या शासन चला सकते थे? तो गांधी जी ने यही कहा कि हमारे लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे, इस बात को अगर हम अपने लोगों को समझा सकते हैं कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, ब्रिटिश के लोगों को सहयोग नहीं करना है, तो निस्संदेह ही हम जीत जाएंगे। आगे आता है जो मेन टॉपिक, इसमें असहयोग हम समझ लेंगे, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। इसके अंदर हम देखेंगे कि आंदोलन असहयोग चलाया जा रहा था, एक नेशनल मंच था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ही उस समय चला रहे थे आंदोलन, पूरे देश के अंदर छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे। कहीं जमींदारों के खिलाफ, कहीं अधिकारियों के खिलाफ, कहीं पुलिस के खिलाफ, कहीं टैक्स लेने वालों के खिलाफ, जंगलों में भी आदिवासी आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उन सब के अंदर एक एकजुटता नहीं थी। ऐसा मानते हैं कि अगर 1857 की जो आप क्रांति देखते हैं, उसके अंदर भी देश आज़ाद हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय कोई एक समग्र लीडिंग नहीं कर रहा था, आंदोलन का कोई लीडर नहीं था उस समय। तो हम ये देखेंगे कि गांधी जी ने नेशनल मंच प्रोवाइड करवाया। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं हैं। शहर वालों ने अलग तरीके से किया है, गांव वालों ने अलग तरीके से किया है, बागान वालों ने अलग तरीके से किया है, और जंगली जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्होंने अलग तरीके से किया है। इस चीज़ को हम समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। बात होती है शहरों में आंदोलन की। जब हम शहरों के अंदर देखेंगे तो शहरों के अंदर ज़्यादातर जो वर्ग था वो पढ़ा लिखा था। अगर उस समय की हम लिटरेसी रेट देखें तो केवल 7% थी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का एक, हम कह सकते हैं, अनाउंसमेंट किया, तो वायसराय से पूछा गया कि क्या ये आंदोलन सफल होगा? तो वायसराय ने स्पष्ट कहा, अरे ये कहाँ आंदोलन चला पाएंगे, इनमें तो पढ़ाई लिखाई का दर सेकंड कुछ है ही नहीं। 7% लिटरेसी रेट था, साक्षरता दर कितनी थी? 7%। लेकिन जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। तब उनसे पूछा गया, कहाँ से ये लोग आए? भाई तुम तो कह रहे थे कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारी सड़कों पर लोग उतरे। शहरों के अंदर हम देखेंगे, शहरों के अंदर जब आंदोलन आया तो स्कूल के जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टरों ने पढ़ाना छोड़ दिया, बैंक कर्मियों ने जाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी अपनी अपनी ड्यूटी छोड़ने लगे थे। वकीलों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। इसके अलावा जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई। शराब की दुकानों की पिकेटिंग से आप समझते हैं? पिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी दुकान को आगे से रास्ता बंद कर देना, उसको अंदर ग्राहकों को न जाने देना। जहां भी शराब की दुकानें थी उसकी पिकेटिंग करी गई। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। पहला पॉइंट आप जरूर लिख लेना, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ा, वकीलों ने कोर्ट छोड़ा, हेडमास्टरों ने स्कूल छोड़ा, पुलिस कर्मियों तक ने अपनी चौकियों पर जाना बंद कर दिया। विदेशी सामानों का बहिष्कार, आप ये लिख देना। इसमें क्या थे? मुख्य रूप से कपड़े थे। लोगों ने कपड़ों की होलियां जलाई। हम कह सकते हैं 1 साल तक हमने बहुत चरम पर शहर के अंदर क्या देखा? आंदोलन देखा। सरकारें हिला के रख दी। इसके बाद ये आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ने लगा। कारण क्या था? कारण क्या था कि देखिए हमारे इंडिया जो इंडियन नेता थे, कांग्रेस, खासकर हम कांग्रेस अगर कह दें तो उसका कोई गलत मीन नहीं होगा, कांग्रेस जो नेता थे
वो क्या है, संस्थाएं नहीं बना पा रहे थे। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ा तो उसको पढ़ने जाने के लिए स्कूल चाहिए भी तो, लेकिन स्कूल नहीं बना पाए थे। वकीलों के लिए भी एक कोर्ट चाहिए, एक पैरेलल सिस्टम चाहिए, एक पैरेलल गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास न गवर्नमेंट थी, न सिस्टम था, न मनी था। वकीलों ने भी कोर्ट में जाना शुरू कर दिया। हेडमास्टर अपने स्कूलों में वापस जाने लगे। बात रही कपड़ों की, कपड़ों की उपलब्धता कम हो गई, चरखे चलने लगे। जब चरखे चलने लगे तो मोटी भारी कपड़े आने लगे, और वो इतने चलते भी नहीं थे जितने के विदेशी कपड़े चलने थे, और ये बहुत महंगे थे, आम आदमी नहीं खरीद पाता। इसीलिए फिर से कपड़ों का आयात बढ़ने लगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक साल के अंदर ही 102 करोड़ का जो कपड़ा आता था वो घटकर मात्र 57 करोड़ का रह गया था। इतना बड़ा असर पड़ा था गांधी जी के आंदोलन से। पहली बार देश को एक ऐसा आंदोलन मिला जिसमें सरकार सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार ये बंदा है कौन, जो हमारी बनी बनाई सरकार को इतने दिनों से हमने इनको पागल बना रखा है, अब आके इसमें एक जागरण का काम किया है। दरअसल गांधी जी एक संत की तरह आए थे, वो एक योद्धा की तरह नहीं आए थे। और एक संत का काम होता है समाज को जागृत करना, समाज को जगाना, अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, न कि उनको तलवार लेके लड़ना होता है। और वो संभव भी नहीं था, और आराम से यह सहयोग चलाया जा रहा था। किसी की भी हत्या न करने का गांधी ने स्पष्ट आदेश दिया था। लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, उसमें भजन गा रहे थे। लोगों को, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके घरों के सामने जाकर खुद उनके लिए दुआएं करते थे ईश्वर से कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो। यही कारण था कि पुलिस ने भी लाठियां नहीं चला पाई। जब वायसराय वगैरह कहते थे कि इसको आंदोलन को कैसे भी रोको, तो अधिकारी खुद सोचने पर मजबूर हो जाता था कि मैं कैसे इन पर लाठियां चलाऊं, भाई ये तो हमारे लिए खुद दुआएं करते हैं। फिर यहां पर क्या हुआ, अब हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में। सत्याग्रह के अंदर हमने देखा कि आंदोलन था वो गांवों तक नहीं आ पाया था, लेकिन जो अब असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत जो आंदोलन था, असहयोग क्या हुआ, पेन नहीं चला भाई, असहयोग खिलाफत आंदोलन ये गांवों तक फैला। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक बाबा रामचंद्र नामक के जो किसानों के लीडर थे, नेता थे, उन्होंने एक खास आंदोलन छेड़ा हुआ था। और ये स्थान था अवध वाला, ये वाला इलाका, सब उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर बाबा रामचंद्र, हम कह सकते हैं खासकर यहाँ पर चला रहे थे, क्या चला रहे थे, आंदोलन। इनका आंदोलन खास प्रकार का था। बाबा रामचंद्र जो थे फिजी में, फिजी एक कंट्री है, वहां पर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे पहले से ही। अब गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, गिरमिट दरअसल एक एग्रीमेंट था। पहले कुछ एग्रीमेंट अंग्रेज सरकार करती थी कि आप इतने सालों के लिए वहां पर काम करेंगे, जाकर दास बनकर काम करेंगे जाकर। तो ये गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे, गिरमिट हम कह सकते, गिरमिट रखे रहे थे बहुत सालों तक। उसके बाद जब भारत में वापस आए तो इन्होंने क्या किया, किसानों को एकत्र किया और क्या किया, विद्रोह, मतलब हम कह सकते हैं आंदोलन किया। इनका आंदोलन था जमींदारों के खिलाफ। किनके खिलाफ था, जमींदारों के। ये आप लिख लेना, बाबा रामचंद्र का आंदोलन किसके खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ। उनका कहना था कि ये जो जमींदार हैं ये किसानों को पट्टे पर जमीन देते हैं और पट्टे इनके बदलते रहते हैं, कभी इस पट्टे पर तो कभी उस पट्टे पर, कभी उस पट्टे पर। उनको ऐसा लगता था कि जो किसानों का अधिकार है जमीन पर, वो उनका खनन कर रहे हैं। इसके अलावा वो ऐसा कहते थे कि यहाँ पर जो टैक्स लिया जा रहा है जमींदारों के अलावा, वो भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो वहाँ के जमींदार थे किसानों से बेगार करवाया करते थे। बेगार मतलब होता है कि रुपए नहीं देते थे और काम करवा लेते थे, पूरे पूरे दिन काम करवाते थे, यहाँ तक कि खाना भी नहीं देते थे। तो ऐसी स्थिति में बाबा रामचंद्र ने किसानों की सहायता की, किसानों के लीडर बनकर उभरे। 1920 के अंदर खुद स्वयं जवाहरलाल नेहरू इनसे जाकर मिलते हैं, बाबा रामचंद्र से, और अवध किसान सभा का संगठन करते हैं। क्या करते हैं, अवध किसान सभा, एक हम कह सकते हैं एक संगठन बनाते हैं। और देखते ही देखते इनकी 300 से अधिक शाखाएं खुल जाती हैं। जब आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो किसान भी भरपूर मात्रा में भाग लेते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किसानों ने अपनी तरह से आंदोलन लिया। जब किसानों को शक्ति मिली, जवाहरलाल नेहरू का साथ मिला, बाबा रामचंद्र ने उनको आश्वासन दिया, तो किसानों ने क्या किया, जो वहां के जमींदार थे उन पर हमला बोल दिया,
जमीन जबरन कब्जा कर लिया उस पर, और जो अनाज के गोदाम थे उनको लूट लिया। उनका कहना ये था कि अब जो सारी जमीन है वो गरीबों में बांट दी जाएगी, और जो अनाज है उस पर किसका अधिकार होगा? किसानों का अधिकार होगा। वो कहते थे कि महात्मा गांधी ने कह दिया है कि गांवों के अंदर जो जमीनें हैं वो किसानों में बांट दी जाएंगी, और जो अनाज है वो क्या हुआ? किसानों का ही होगा। इस प्रकार क्या है, अपनी तरह से लोगों ने आंदोलन लिया, जबकि महात्मा गांधी ने कभी ऐसा नहीं किया कि जमींदारों को मारो, लूटपाट मचाओ। सिर्फ उन्होंने स्वतंत्रता के लिए ही काम किया था। वहीं अगर एक आदिवासी इलाके की बात करें, दूसरी तरफ एक है आदिवासी इलाका गुडेम की पहाड़ियां, जो आंध्र प्रदेश में है। गुडेम की पहाड़ियां कहां पर हैं? एपी में, आंध्र प्रदेश में। वहां पर क्या हुआ, आदिवासियों को खुद अंग्रेजों ने, वहां के जो आदिवासी थे, आदिवासी सीधी सी बात है जंगलों में रहते थे, तो जंगलों के अंदर लकड़ियां बीनने से, फल बीनने से और वहां पर पशुओं को चराने से उनको क्या किया? रोक दिया, प्रतिबंध लगा दिया। वो भी वहां पर आंदोलन करते थे। किसानों जो वहां के आदिवासी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। जब गांधी जी के बारे में वहां के एक नेता थे, सीताराम अल्लूरी राजू उनका नाम था, सीताराम राजू, आप केवल इतना शॉर्ट में लिखते हैं, सीताराम राजू उनका नाम था। वो वहां पर लीडर थे। उनका कहना था उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो बीमार लोगों को सही कर सकते हैं, वो खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, कब बाढ़ आएगी, कभी आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, ये सब बता सकते हैं। और यहां तक उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि गोली भी उन्हें कुछ नहीं कर सकती। किनको? आदिवासियों को। ऐसा सीताराम राजू अपने लोगों से कहा करते थे और कहते थे कि मैं गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, मैं असहयोग आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, और मैं चाहता हूं देश आजाद हो, तुम्हें अपने अधिकार मिले, तुम्हें जंगलों से रोटियां खाने को मिले, तुम्हें जंगलों से फल खाने को मिले। इसलिए वो क्या करते थे? गुरिल्ला युद्ध किया करते थे। वहां के जो थाने थे, पुलिस चौकियां थी, उनको तोड़फोड़ मचा दिया करते थे। पुलिस ने उनका बहुत ज्यादा कत्लेआम किया, बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा, और सीताराम राजू को भी पकड़ लिया। 1924 के अंदर इनको फांसी दे दी गई। कब दे दी गई? 1924 को अंदर इनको फांसी दे दी, इनको खत्म कर दिया। एक लोकनायक के तौर पर, एक बहुत बेहतरीन लीडर के तौर पर वहां पर उभरे थे। यह था गांवों के अंदर आंदोलन कैसे लिया। देखिए, सीताराम राजू ने अपनी तरह से लोगों को गांधी की विचारधारा, गांधी का नाम लेकर अपनी तरह से समझाया। कहा कि लोगों को मारो जाकर, किसको? पुलिस वालों को मारो जाकर, क्योंकि हम तो किससे? गांधी जी से प्रेरित हैं, गांधी जी ने कह दिया है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक होगा बागानों में स्वराज। जैसा कि शहरों के लोगों ने, गांवों के लोगों ने सोचा, बागानों के अंदर भी जो कैद मजदूर थे उन्होंने भी सोचा। उस समय क्या हुआ था? बागानों का एक एग्रीमेंट हुआ करता था। उस एग्रीमेंट के तहत जो बागान में मजदूर काम किया करते थे वो उसी में ही काम कर सकते थे, और कभी भी वो बिना इजाजत के बाहर नहीं जा सकते थे। और उन्हें ऐसा बताते हैं कि इजाजत मिलती भी नहीं थी। उनकी नौकरी फौज से भी ज्यादा बदतर नौकरी, मतलब हम कह सकते हैं, बदतर नहीं बोलेंगे, उससे भी कठिन नौकरी थी। उनको घर पर नहीं आने दिया जाता था। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि अब हमारा क्या हो गया, सारा का सारा हमें सुनने में आया कि गांधी जी ने, गांधी राज आने वाला है और गांवों के अंदर जो जमीनें हैं सबको मिल जाएंगी, हम चलते हैं, भाग चलते हैं। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? भाग गए, बागानों से निकलकर भाग गए गांवों के लिए। उनको लगता था हमें गांव में जमीन मिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे गांव जाने के लिए, उन्होंने देखा कि रेलवे तो नहीं चल रही है। जाकर उनको पुलिस ने वहीं पकड़ लिया और उन्हें बहुत धुनाई हुई, बहुत मारा गया, खालें उधेल दी गई, तोड़ फोड़ के डाल दिया गया। उनको कभी मालूम ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। इनको ये नहीं मालूम था कि बाहर क्या चल रहा है। उनको सिर्फ ये मालूम था कि गांधी जी ने आंदोलन किया है, गांधी जी अब सबको जमीन दिलवा देंगे और हमें भाग लेना चाहिए। तो इनकी परिभाषा कभी हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। कोई इतिहासकार इनका जो संघर्ष रहा है, इनका योगदान रहा है, वो इनको नहीं बताता है। कांग्रेस ने भी इनको अपने अंदर बहुत कम समेटने का कोशिश किया है। तो हमें इनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो हमने देखा बागानों के अंदर स्वराज क्या रहा, इस प्रकार का रहा। इसके बाद मुख्य तथ्य था 1922 का। दरअसल हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन बड़े जोर तोर से चल रहा था। वायसराय ने ये कहा कि हम क्या है, वायसराय ने क्या कहा? वायसराय ने कहा कि यहाँ की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं आंदोलन। लेकिन आंदोलन इतनी जोर तोर से चल रहा था, पूरी सरकार हिल गई थी। हजारों लोग पूरे देश के अंदर उतर रहे थे जमीनों पर। उसी समय एक कांड हुआ, चौरी चौरा नाम के स्थान था। यहाँ पर एक षड्यंत्र, ऐसा बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि खुद वो अंग्रेजों का षड्यंत्र था।
यहाँ पर क्या हुआ कि शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। जुलूस निकल रहा तो आपस में एक पुलिस में और लोगों के अंदर मुठभेड़ हुई। जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस का क्या था, थाना लोगों ने जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये हमारी किताब में नहीं दिया गया, लेकिन इस कांड के बारे में हम आपको बता देते हैं। जब 22 पुलिसकर्मी मारे गए तो पूरे देश के अंदर क्या हुआ, पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। और उस समय इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा सख्ते में आ गई और वो बहुत कठिन एक्शन लेने वाली थी। ऐसा कहा जा सकता है कि वो कुछ ही पलों में ये ऑर्डर दे सकती थी कि जितने भी जुलूस निकालने वाले हैं, जितने भी असहयोग आंदोलन करने वाले हैं, उन पर गोली चलाई जाए। लेकिन उससे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनको ये आभास हो चुका था कि हो सकता है कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कांड कर दिया था। 22 पुलिसकर्मी मारे जाना एक बड़ी बात थी। इसीलिए गांधी जी ने उससे पहले ही क्या किया, आंदोलन वापस लिया। और इसके साथ ही गांधी जी को 6 साल की जेल भी हुई थी। यहाँ पर हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया, टाइम ओवर हो जाएगा। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इतना आगे का जो पार्ट है, आगे का पार्ट सविनय अवज्ञा की ओर, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने ये चैप्टर कैसा पढ़ाया और मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये भी आप बताइए। बाकी का चैप्टर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसी के मैं जब बना दूंगा वीडियो तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके अलावा सारे के सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं। अपने भाई को सपोर्ट करो और बाकी के मैं सारा का सारा आपका काम तमाम कर दूंगा। थैंक यू।